नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण और हमने स्वरों के वर्गीकरण को अंतिम रूप से पढ़ा था कि संवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत स्वर क्या होते हैं, उनकी चर्चा हमने की थी और बताया था कि मुखाकृति के आधार पर स्वर पढ़े और जीभ के आकृति के आधार पर स्वर पढ़े, उच्चारण के आधार पर हमने स्वर पढ़े। और आज जो अगला वर्गीकरण हम करेंगे वो करेंगे ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। तो आइए चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा स्वरों का, उसमें विभाजन किया गया है कि स्वर का जब उच्चारण करेंगे या तो होठ वृत्ताकार हो जाएंगे या फिर अवृत्ताकार हो जाएंगे, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। अगला जो वर्गीकरण होगा वो क्या है? स्वरों का वर्गीकरण हमारा बिंदु रहेगा और किस आधार पे है? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। या इसे हम कह सकते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। इसी को हम कह सकते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। दोस्तों, बात करें कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गोल गोल होता है तो हम उसे बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त या वृत्ताकार। तो यहाँ पर इस आधार पे इनका वर्गीकरण करेंगे तो इनके दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। पहला कौन सा? वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। इसी से समझना है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं या ओठ गोलाई ले लेते हैं, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यहाँ पर ए उपसर्ग लगाओ। ए का मतलब नकारात्मक यानी नहीं, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल न होकर किसी अन्य शेप में बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं अवृत्तमुखी। दोस्तों, बात करें कि वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं। दोस्तों, बात करें ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ। और एक हमारा जो ओ होता है, ओ, ये जिसे हम स्वर्णिम चिन्ह कहते हैं, जो एक अंग्रेजी का स्वर है। किसका स्वर है? अंग्रेजी का स्वर। ये एक आगत वर्ण है, अंग्रेजी से आगत आया है। आगत स्वर बोले तो भी हम कहेंगे ओ। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हम इसे विदेशी स्वर भी कह सकते हैं। काफी नाम है इसके। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पर लिखे ये कौन से गए? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं? ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करते समय होठ गोलाकार आकृति में हो जाते हैं या वृत्त की शेप में हो जाते हैं, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उ, ह्रस्व, दीर्घ, ओ और औ और ओ डॉक्टर चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, इसका प्रयोग भी इसमें होता है। अवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल न होकर किसी अन्य शेप में बनती है, उसे हम अवृत्तमुखी कहते हैं। इनमें कौन से होंगे? इनके अलावा जैसे हम बात करें ए, आ, उसके बाद में ई, ए और आई, जो स्वर हमारे बच गए वो कौन से होंगे? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी ये हो जाएंगे, अवृत्तमुखी ये हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। ओष्ठों की गोलाई के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर आना चाहिए दो। एक तो वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है, उसे हम कौन से कहेंगे? वृत्तमुखी। ये आ जाएंगे उनमें। अवृत्तमुखी वृत्ताकार न हो,
तो हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। पहला जो एक बार चर्चा करेंगे कि कौन कौन से किया, आपको ध्यान रखना है, रिपीट करेंगे एक बार उस चीज को कि कौन कौन से वर्गीकरण हैं जो हमने किए। पहला किया था हमने मात्रा काल के आधार पर, जिसे हम समयावधि भी नाम दिया था। इस आधार पे हमने वर्गीकरण किया था 3 आधार पे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा किया हमने उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पे हमने क्या 2 भाग किए, अनुनासिक और निर्नुनासिक। उसके बाद हमने तीसरा किया जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। यहाँ पे हमने वर्गीकरण किया था जीभ की क्रिया 3 प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद हमने 4 नंबर किया था मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। यहाँ पे भी हमने मुख्य रूप से तो 2 किया था, लेकिन वर्तमान में 4 माना था। एक तो बताया था संवृत स्वर, एक किसी का अर्ध संवृत रूप बना लिया, एक हमने बनाया विवृत स्वर और इसी का दूसरा बना दिया अर्ध विवृत स्वर। यानी ये 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। और लास्ट हमने आज पढ़ा है पोस्टों की गोलाई के आधार पर। एक पढ़ा हमने वृत्तमुखी और एक पढ़ा अवृत्तमुखी। हमने स्वरों के वर्गीकरण को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो हमें बताना है 11 होती है। मात्राओं की संख्या पूछे तो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। यदि आपसे पूछे कि इसमें यानी कौन सा स्वर है जो विदेशी स्वर है, तो अभी चर्चा की थी ये, और इस चिन्ह को कहते हैं स्वनिम चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? स्वनिम चिन्ह। ये एक विदेशी स्वर है और इससे निर्मित कोई भी शब्द होगा वो क्या होंगे? विदेशी होंगे। अगला जो हम वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, करेंगे वर्ण विचार का। दूसरा तो बिंदु हमारा वो होगा व्यंजन। यानी कि वर्णों को 2 भागों में बांटा था हमने। एक तो हमने पढ़ा स्वर और अब दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन, पहली बात तो व्यंजन होते क्या है, हमने इसी के साथ स्वर की बात करेंगे साथ साथ कि स्वर होते थे वो क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब वो अपने आप में स्वयं में उच्चरित होते हैं। ये बात हमने पढ़ी, इनकी संख्या 11 होती है। तो फिर स्वर स्वतंत्र होते तो ये क्या होते दोस्तों? व्यंजन उसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है या स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों बात करें कि प्रत्येक व्यंजन स्वर के साथ उच्चरित होता है। बिना स्वर के हम व्यंजन के उच्चारण की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन स्वर के साथ ही बोला जाता है। और दोस्तों बात करें कि व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का मतलब इसका है ये संकेत करता है कि कोई भी व्यंजन है वो स्वर रहित है। मान लीजिए मैं एक लाइन लिखता हूं कै, खे, गे, खे और अड़े। अभी तक हमें पता है, मैंने इनको लिख भी दिया और मैंने इनको उच्चारित भी कर दिया। लेकिन दोस्तों बात करूं कि मैंने कै को जब बोला तो इसके अंदर कै प्लस है, इसके अंदर ऐ स्वर है, खे में ऐ स्वर है, गे में भी ऐ स्वर है, गे में भी ऐ स्वर है, ए में भी ऐ स्वर है। तो बात निकल के आई कि प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, और व्यंजन को लिखने के लिए या स्वर रहित दर्शाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम इसको अब उच्चरित नहीं कर सकते, हम इसको बोल नहीं सकते स्वर के बगैर। जब तक इसमें ए स्वर नहीं आएगा तो कै का हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो दोस्तों परिभाषा क्या हुई कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है
उसे हम व्यंजने कहते हैं। दोस्तों बात करें कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा मानती है कि हमारे कुल रूप में यानी व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और दोस्तों बात करें कि वो 33 व्यंजन कौन कौन से और उनकी बात हम करेंगे। जैसे पहला होता है हमारे पास क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। और क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। क, ख, ग, क, ख, ग, घ और अड़। उसके बाद हमारे पास होता है च वर्ग। और च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये। उसके बाद हमारे पास होता है ट वर्ग बोलते हैं इसी। ये वर्ग जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना है। संधि में मैं इनको ऐसे ही बोलूंगा, एक बार अभ्यास करूंगा इनका, आपको बार बार आपको मैं बताना पड़े। ट वर्ग बोले तो सभी का ज्ञान होना। ट वर्ग में बातेंगे ट, ठ, ड, ढ और अण। उसके बाद करें त वर्ग। त वर्ग में बात करें तो क्या आएगा? त, थ, द, ध और न। इनको भी हल चिन्ह में लिखेंगे। उसके बाद वर्ग के प वर्ग होता है। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अब उसके बाद होता है ये, र, ल और व। और एक इसके साथ होता है स, स और है। उसके बाद में होते हैं एक्स, त्रे, के और से। अब बात करें कि ये हमारे क्या है? 33 व्यंजन है। और दोस्तों बात करें इन चार को शामिल नहीं करते। अब मूल रूप में इसमें कितने वर्ण? 5। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 5, 5, 5, 25 और 4 ये हैं और 4 ये हैं। 25 और 4 29 और 4 33। अभी तक हमारे पास यही व्यंजन है और इन्हीं को हिंदी भाषा में माना गया है। इनको व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता। इनकी भी चर्चा करूंगा मैं। अब बात करें कि जो कैसे लेकर मैं तक वर्ण है दोस्तों, इनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण? स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण। कैसे लेकर मैं तक इन्हें कहते हैं स्पर्श वर्ण और इनकी संख्या होती है 25। इन्हें स्पर्श नाम क्यों दिया? स्पर्श का मतलब होता है छूना। क्या होता है? छूना। क्या होता है? छूना। यानी कि छूना का मतलब क्या है कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो जीवा है वो किसी न किसी अवयव को क्या करती है? छूती है, स्पर्श करती है। जैसे बात करें कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को, ये स्पर्श करेंगे, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजने कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दोस्तों ये कैसे लेकर मैं तक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? कैसे लेकर मैं तक होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। अब दूसरा आता है, ये तो होगा स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने हो गए? 25। अब दूसरा जो नाम आता है वो है हमारे पास अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ का मतलब होता है ठीक बीच में। क्या होता है? ठीक बीच में। अब अंतस्थ के लिए ठीक बीच का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुनो, क्योंकि जो चार जो वर्ण होते हैं ये, र, ल और व, इनका उच्चारण पूर्ण रूप से न तो स्वरों की तरह होता और न ही पूर्ण रूप से व्यंजनों की तरह होता। इसीलिए हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण, अर्थात ठीक बीच में, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह और न ही व्यंजनों की तरह,
अर्थात ठीक बीच की स्थिति में हो उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन से होते हैं? ये रे ले वे। दोस्तों इसी के कारण इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब कौन से व्यंजनों को अर्ध स्वर कहते हैं? ये रे ले वे, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के जैसा है, क्योंकि हवा स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के बाहर निकल रही होती है, ऐसा हमें अनुभव होता है। इसीलिए संज्ञा किसको दी? ये रे लव है। इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है ठीक बीच में, न तो स्वरों की तरह और न ही व्यंजनों की तरह। मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर 3, इसी के अंदर अभी तक 25, 4, 29 कर लिए। अब बच गए हमारे पास ये 4 वर्ण। इसे हम कहते हैं दोस्तों ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं इसे? ऊष्म वर्ण। देखो ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु। क्या होता है? गर्म वायु या ऊष्मा। गर्म वायु या ऊष्मा। यानी यह कैसी है कि ऐसा यहां पर तो स्पर्श हो रहा है और यहां पर सीधी हवा निकले, स्पर्श हो ही नहीं रहा स्पर्श से, क्योंकि सौरों में स्पर्श होता है नहीं, आवाज अबाधित रूप से बाहर निकलती रहती है। लेकिन ऊष्म वर्ण में क्या होता है? स्पर्श तो होता है लेकिन साथ में संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष, जिसे हम घर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। क्या कहते हैं इसे? घर्षण भी होता है। यानी कि हम बोले कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कि हमारे मुंह में स्थित जिह्वा, हमारे मुंह में स्थित जिह्वा किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके घर्षण करती है या संघर्ष करती है, जिसके कारण गर्म वायु बाहर निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। से और है। दोस्तों बात करें इसका क्रम ये होगा, यहाँ पर ये सा आएगा और यहाँ पर ये सा आएगा। दोस्तों इसे कहते हैं तालव्य से, इसे कहते हैं मूर्धन्य से और इसे कहते हैं दंते से। हम पढ़ते हैं स संलग्न, स षटकोण, स षटक नहीं, स तालव्य, मूर्धन्य और दंती, ऐसा हो गया। तो हमने पढ़ा ऊष्म वर्ण और इनको 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान नहीं, उच्चारण के आधार पर। तो बताइए स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण होते हैं। इसमें इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ या मुंह के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ क्या होता है? अंतस्थ का मतलब होता है ठीक बीच में, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह और न ही व्यंजनों की तरह होता है, उसे हम अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य रे ल व, और य रे ल व को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद उसमें ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा स्पर्श के साथ साथ संघर्ष करती है और वायु गर्म उष्मा के रूप में बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मण। इनकी संख्या है कितनी? 4। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है कार इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें कि ये कुल हमारे 33 व्यंजनों को इसे शामिल और 11 क्या किए थे हमने? सवाल और कुल संख्या पूछे हिंदी में तो कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। अब दोस्तों बात करें इनकी, इन 4 की बात थोड़ी विस्तार से करेंगे कि इन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? संयुक्त। अब आप एक नाम, संयुक्त नाम सुनते हैं आपके मन में एक विचार भी आया होगा, संयुक्त का मतलब होगा मतलब 2 का साझा होगा। संयुक्त मतलब किसी 2 का साझा होगा, यानी ये संयुक्त है, यानी ये अकेले नहीं है, ये कुछ ना कुछ लेकर बैठी, इसीलिए इसको अलग से नाम दिया क्या? संयुक्त वर्ण। क्या नाम दिया इनको? संयुक्त वर्ण नाम दिया। अब ये संयुक्त वर्ण कितने? 4। एक तो हमारे पास है अक्ष, और एक हमारे पास है त्रय, और एक हमारे पास है ज्ञ, और एक हमारे पास है श्रेय। ये वो है जो संयुक्त है। संयुक्त क्यों का? ध्यान से सुनो। क्योंकि अक्ष का निर्माण, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी वर्ण थे उसके अंदर एक तो था, व्यंजनों की हमने बात की ना, तो व्यंजन के अंदर एक तो व्यंजन था, एक स्वर था।
लेकिन यहाँ दोस्तों क्या है, दो तो व्यंजन है प्लस एक स्वर है, दो तो व्यंजन है और एक स्वर है। इनसे कुछ एक अंक वर्ण ज्यादा है, क्योंकि अभी तक जो हमने 33 पढ़े हैं उनमें प्रत्येक में एक तो व्यंजन है और उसके साथ एक स्वर है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे दो तो व्यंजन है और एक स्वर है, ऐसा यहाँ पर मिलेगा। तो अक्ष का निर्माण होता है, एक तो इसमें क है प्लस इसमें स है प्लस और ए। दोस्तों बात करें कि इसके अंदर दो तो व्यंजन वर्ण है, क्या है, दो व्यंजन वर्ण है और एक स्वर वर्ण है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण कहेंगे। दोस्तों बात करें त्रे, इसमें एक तो तय है प्लस एक रे है प्लस एक ए है, वही बात निकल के आई। इसमें ये व्यंजन और एक हो गया स्वर। उसके बाद हम बात करें गे की, गे की जब बात करें, एक तो इसमें होता है ज, एक होता है इसमें चैवर का पंचम वर्ण और एक इसमें क्या है ए। और दोस्तों बात करें वर्तमान में इसका रूप, ये भी होता है गे प्लस ये प्लस ए, और ये भी सही है। वर्तमान में गए प्लस जिसे हम लिखते हैं गए, क्या लिखते हैं गए। कुछ दोस्त ऐसे लिखते हैं जो गए ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखे तो ये भी शुद्ध मानेंगे। एनसीईआरटी की हमारे पास बुक है, उसके अंदर ये दे रखा है कि वर्तमान में गए ज्ञानी का उच्चारण गे के रूप में भी होने लग गया, ये भी राइट है। उसके बाद बात करें श्रेय, इसमें दोस्तों क्या है, एक तो तालव्य से और एक रे और प्लस उसमें क्या है, एक है। जैसे हम लिखते हैं श्रवण, क्या लिखते हैं श्रवण, तो श्रवण लिखते हैं, इसमें एक तो स ये है, एक रे है इसमें, एक व है इसमें, एक ए है इसमें और एक एण है इसमें और एक ए है, तो ये स है। और जब स आधे को लिखते हैं ना, अब उसके अंदर ये आधा आगे रे आधा और उसके बाद में ए है, वो ये लिखा गया स। जैसे हम ईश्वर नाम लिखते हैं ना, ईश्वर और ईश्वर ऐसे भी तो लिखते हैं, या तो वह को आया लगा दो या रे को लगा दो, वह तो वही है। तो इसी रूप में बात की कि ये क्या है, चार संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, एक्स त्रे और गे, क मूर्धन्य से और ए, त्रे में ते रे और ए, गे में जे ये और ए, और वर्तमान में गे प्लस ये प्लस ए भी माना गया है, से रे और ए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना पढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू।